हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपनी क्लास है समांतर श्रेणी, प्रश्नावली 5 है, कक्षा 10 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अपन आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। नाम से ही स्पष्ट है, समांतर श्रेणी है ना। तो ये एक ऐसी सूची होगी जिसमें पदों के बीच में क्या रहेगा, समान अंतर रहेगा। जैसे देखिए 5, 10, 15, 20। एक ये हो गया, एक 10, 9, 8, 7, 6। ठीक है, ये आपका हो गया 44, 39, 34, 29 so on। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और ऐसे ही चलते रहेंगे। तो 5 और 10 में कितने का फर्क है? 5 का। 10 और 15 में कितने का फर्क है? 5 का। और 15 और 20 में कितने का फर्क है? 5 का। तो हर पद पिछले पद में 5 जोड़ने से मिल जा रहा है। इधर देखिए 10 और 9 में कितने का फर्क है? -1, मतलब 1 कम करेंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ भी 1 कम करेंगे तो 8 मिलेगा, 1 कम करेंगे तो 7 मिलेगा, और 1 कम करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, यहाँ 44 में से 39 में कितना फर्क है? 5 का। 44 में से -5 हो जा रहा है तो 39, 39 में से फिर -5 हो जा रहा है तो 34, 34 में से फिर -5 हो जा रहा है तो 29। तो ये सभी क्या है? समांतर श्रेणियां है, क्योंकि दो पदों के बीच में जो अंतर है वो सब में सेम है। जो क्रमागत पद है उनके बीच का जो अंतर है वो सभी में क्या है? बराबर है। और इस अंतर को क्या बोलते हैं? इस श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, और इस अंतर को बोलते हैं सार्वअंतर। ठीक है, और इसको लिखते हैं डी से, डिफरेंस। ठीक है, सार्वअंतर। ठीक है, और इस श्रेणी को बोलते हैं एपी, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एक तरह से अपन इस समांतर श्रेणी को कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे अभी अपने पास एक श्रेणी थी 5, 10, 15, 20, ये एक सूची थी। तो इसमें ये तो इसका क्या हो गया? पहला पद। तो पहले प्रथम पद को लिखते हैं ए से। ठीक है, और दूसरे पद और पहले पद में या तीसरे पद या दूसरे पद में जो अंतर है उसको डी से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं सार्वअंतर। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो गया? A1, फिर क्या आएगा आपका A2, फिर A3, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ऐसे ही चौथा पद। ठीक है, तो पहला पद क्या है? A1 तो मान लो A है, लेकिन दूसरा पद क्या है? A में क्या जोड़ेंगे? D, सार्वअंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। देखो 5 में 5 जोड़ा तो 10। ठीक है, A3 क्या है? फिर A प्लस D में क्या जोड़ेंगे? फिर से D जोड़ेंगे, तो क्या हो गया? एक तरह से A प्लस 2D। ठीक है, तीसरा पद निकालना है तो D कितनी बार जोड़नी पड़ेगी? 2 बार। ठीक है, चौथा क्या रहेगा? फिर चौथा क्या रहेगा? A प्लस 2D, ये तीसरा पद है, उसमें फिर से क्या जोड़ना पड़ेगा? D, तो A प्लस 3D। मतलब चौथा पद निकालना है तो A प्लस 3D। ऐसे ही अगर आपको nवां पद, मान लो 50वां पद या 100वां पद, जितने भी पद की, मान लो n पद की श्रेणी है, n पद की श्रेणी है, तो nवां पद निकालना है आपको, तो वो क्या हो जाएगा? A प्लस DN से क्या रहेगा? हमेशा कितना गुना रहेगा? n से 1 कम। जैसे 3 में क्या था? 2, 4 में क्या था? 3, तो n में क्या रहेगा? n-1 इंटू डी। ये आपका समांतर श्रेणी का क्या आ गया? nवां पद। ठीक है, nवां पद का मतलब है अगर 10वां पद है तो 9D, 50वां पद है तो 50 पदों की श्रेणी है तो कौन क्या आ जाएगा? 49D। अगर 150 पदों की श्रेणी है तो 149D, A प्लस 149D। ठीक है, तो ये हो जाएगा समांतर श्रेणी का
nवां पद। ठीक है, मैं आपको निकाल के बताया कैसे निकलेगा। निकलेगा क्या मतलब केवल सोचने से ही पता चल जाएगा आपको। अगर दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद क्या रहेगा a प्लस 2d। तो ऐसे ही मतलब तीसरा पद निकाल रहे हैं तो d कितना गुना है, 2 गुना, एक कम गुना, तो n1 निकालेंगे तो n माइनस 1d। तो ये आ गया आपका अंतिम पद, इसका nवां पद क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। तो एक तरह से अगर अपन जनरल रूप लिखे इसका, n पदों का जनरल फॉर्म या व्यापक रूप, है ना, तो कैसे आती है ये आपकी a प्लस डी, है ना, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1d। ये आपकी n पदों की क्या है, ये आपके n पदों की श्रेणी है। ठीक है, n पदों की समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, n पदों की, या एक तरह से क्या हो गया, a1 a2 a3 a4 और कितने पदों तक है, n पदों तक। ठीक है, तो ये आपका व्यापक रूप हो गया समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर सेम रहेगा, चाहे दूसरे तीसरे हो, चाहे पहले दूसरे हो, चाहे चौथे पांचवे हो, चाहे छठे सातवें हो। जो क्रम से पद हैं उनके बीच में जो अंतर है वो हमेशा समान रहेगा। ठीक है, ये बात आपकी समांतर श्रेणी की हो गई। ठीक है, अब बात करें कि मान लो समांतर श्रेणी के पद हो गए a प्लस डी, a प्लस 2d और ऐसे ऐसे ये n पदों की होगी, तो a प्लस n माइनस 1d। अब मान लो अपन को ऐसे ही कोई श्रेणी दे दे और बोल दे कि इसके पहले 5 पदों का योगफल बता दो या 10 पदों का योगफल बता दो, है ना, कितने, तो अब इसके n पद, अपन को n का मतलब है कोई कितने भी पद दे, चाहे 2 पद दे, 3 पद दे, 4 पद दे, है ना, तो इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे, वो अपन उसको लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स, Sn से, उसको Sn से लिखते हैं। वो कैसे निकालेंगे देख, तो मान लो अब इसका अपन सम निकाल रहे हैं, n पदों की सीरीज है तो सम निकाल रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं n पदों का योग। सिंपल योग वही है जो आप समझ रहे हैं। अगर 2 पदों का योग बोल रहे हैं तो पहला और दूसरा पदों का योग, 5 पदों का तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 पदों का योग, और अगर n बोल रहा है तो पूरी इस n पदों की श्रेणी के सभी पदों का योग। वो सीधा सूत्र से कैसे निकाल सकते हैं वो देखें। तो s, अगर इसका सम की बात करें तो कैसे करेंगे, a फिर प्लस, फिर a प्लस d, फिर प्लस, फिर a प्लस 2d, फिर प्लस, फिर a प्लस 3d, फिर प्लस, ये सभी पदों का योग हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके अपन क्या करेंगे, a इसके अंदर रखेंगे a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई मान लो। ठीक है, ये अपन को ऐसे लिख दिया अपन। दूसरा अपन लिख रहे हैं, इसका रिवर्स करके लिखते हैं। ठीक है, मान लो पद इधर से शुरू हुआ, nवां पद इधर से शुरू हुआ, जस्ट उल्टा लिख रहा हूं, तो a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये हो गया एक इसका पहला पद, है ना, फिर एक इसमें से कम होगा, पीछे से करेंगे तो ये n माइनस 1 पे जाके रुका ना, तो इधर एक कम रहेगा इससे पद, ये a प्लस n माइनस 1d है, तो इधर क्या रहेगा, n तो लास्ट में होगा, ये n माइनस 1 है, इधर क्या रहेगा n माइनस 2, तो a प्लस n माइनस 2d, ये हो गया, ये पहला पद, ये दूसरा पद। फिर पीछे की तरफ आएंगे तो a प्लस n माइनस
3d। फिर ऐसे ही और पीछे की तरफ आएंगे तो a प्लस n माइनस 4d, और ऐसे ऐसे आते आते फिर लास्ट में क्या आने लग जाएंगे, a प्लस 3d, a प्लस 2d और a प्लस d और फिर a। उल्टा किया तो ये आपकी सीरीज ऐसे आने लग जाएगी। इसको नंबर दे दो 2। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, तो s और s जोड़ा दो, 1 व 2 को जोड़ दो, तो s और s जोड़ा तो ये हो गया आपके 2s। क्या हो गए, 2s। ठीक है, a को इसमें जोड़ा दो भाई, इसको और इसको जोड़ दो, तो ये a और a कितने हो गए, 2a प्लस और कुछ है नहीं, इसमें क्या है n माइनस 1d। यहां तक ठीक है। फिर ये प्लस का चिन्ह दोनों तरफ, तो प्लस, इसको और इसको जोड़ा दो, a और a 2a प्लस प्लस d, और यहाँ है n माइनस 2 इंटू डी, तो ये n माइनस 2 और अब आ गया प्लस 1 भाई, d तो बाहर कॉमन है, इधर से क्या आ गया देखो, d में क्या जोड़ना है आपको, ये a और a जोड़ के मैं 2a लिख दिया हूं। अब d में आपको क्या जोड़ना है, d प्लस n माइनस 2d। ठीक है, तो ये d ऐसे की ऐसे और nd और माइनस 2d, तो nd माइनस 2d में d गया तो माइनस d, और फिर d को मना गया तो वही n माइनस 1d, तो क्या बच रहा है वही n माइनस 1d। ये दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद देखो, तीसरा पद में क्या हो रहा है, ये देखो तीसरा पद यहाँ तो क्या है a प्लस 2d, और यहाँ तीसरा पद क्या है a प्लस n माइनस 3d, तो a और a क्या हो गए आपके 2a प्लस यहाँ आया आपका 2d प्लस यहाँ क्या आया आपका n माइनस 3d, तो n d से गुणा किया तो nd और माइनस 3d, और वही 2d में से माइनस 3d, तो nd माइनस d, और वही d कॉमन, और अंदर क्या बच गया n माइनस 1, तो फिर से वही आ रहा है n माइनस 1d। तो देखते जाइए, प्लस डॉट 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 ऐसा करके जोड़ेंगे आप, तो लास्ट में आपका क्या बच गया, यहाँ बच रहा है a प्लस n माइनस 1, इधर क्या बच रहा है a प्लस n माइनस 1d, n वापस यही था ना इधर, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, और इधर लास्ट पद क्या है a, तो a और a कितना हो गया वो 2a प्लस n माइनस 1d। यही लास्ट के पद में भी आप क्या आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1d। तो सम में देखो, सम में क्या बन रहा है 2s 2a प्लस n माइनस 1d, दोनों को जोड़ रहे हैं तो यही बना है 2a प्लस n माइनस d, 2a प्लस n बाई d, और लास्ट में भी क्या बना है 2a प्लस n माइनस 1d। और आपको पता है, आपको पता है ये कितने पद हैं, ये टोटल कितने पद हैं, n पद हैं। कितने पद हैं, n, और उल्टे भी लिखे हैं तो ये भी कितने पद हैं, n पद हैं। तो ये भी टोटल कितनी बार रहेंगे, n बार, ये भी कितने पद रहेंगे, n बार, और पूरे के पूरे सेम है। मान लो 8 हैं तो 8 पद हैं, अगर ये 8 हैं तो पूरे के पूरे सेम है, तो इसको 8 से गुणा कर दूंगा तो पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये पूरे n है, तो अगर मैं इस एक को ही n से गुणा कर दूं तो पूरों का टोटल आ जाएगा। जैसे 4 बार में 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसा करके 6 बार लिख लूं, तो 6 बार 4 को जोड़ने से 24 हो रहा है, ये सीधा 6 इंटू 4 कर दूं तो भी 24 हो रहा है। तो वैसी ही बात है, ये 2a प्लस n माइनस 1d कितनी बार है, n बार, तो इन पूरों का टोटल करने के लिए मैं क्या सीधा कर सकता हूँ, n को 2a प्लस n माइनस 1d कर सकता हूँ। तो 2s बराबर क्या आ गया, n, और अंदर क्या रह गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ तक ठीक है कि ये 2a प्लस n माइनस 1d कितनी बार है,
एन बार है। तो एस एन क्या आ गया आपका n/2 2a प्लस n-1d। ऐसे आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि n पदों का अगर योग ज्ञात करना है तो क्या रहेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। n क्या है आपका पदों की संख्या, अगर 5 पदों का करना है तो 5/2। a क्या है आपका प्रथम पद, फिर 5 - 1 4d। d क्या है आपका सार्वंतर, जो दोनों पदों के बीच में कितना अंतर है। तो n पदों का योग आपका क्या हो गया, बता देता हूं आपको सीधा। ये तो मैंने आपको सूत्र बनाना सिखाया है, बाकी आपको अगर इतना याद नहीं रखना है तो Sn सीधा क्या हो गया n/2 2a प्लस n-1d। ये सब आपको अगर पता है तो आपकी पूरी प्रश्नावली 5 कक्षा 10 की सोल्व हो जाएगी। आपको इतना पता होना चाहिए बस। ए प्रथम पद है, n पदों का योग है n/2 2a प्लस n-1d। और अगर nवां पद निकालना है an, 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो वो होगा आपका a प्लस n-1 इंटू d। जैसे a2 निकालना था दूसरा पद, तो क्या होगा दूसरा पद a प्लस d, 2 का 1 कम, तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d। ऐसे ही nवां पद क्या होगा a प्लस n-1d। ठीक है, तो ये आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। अभी करते हैं प्रश्नावली 5.1। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज करते हैं प्रश्नावली 5.1 और क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पूछ रहे हैं ना, किन स्थितियों में एपी है और क्यों। तो पहली स्थिति आपको क्या दे रखी है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। तो पहले किलोमीटर के लिए तो क्या होता है 15 रुपए किराया है। ठीक है, और अपन को एपी क्या पूछ रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। तो ये पहला किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर पे हो गया। सेकंड किलोमीटर पे क्या होगा वो अपन देखते हैं। पहले किलोमीटर का 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा अगर अपन हर किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो पहले का तो 15 रहेगा, दूसरे में फिर क्या हो जाएगा 23। ठीक है, तीसरे किलोमीटर पे क्या हो जाएगा 23 × 8 31। चौथे किलोमीटर पे क्या हो जाएगा 39। तो आपके ये सीरीज बन गई है क्या 15 23 31 39। ऐसे ही चलता रहेगा जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता रहेगा। तो क्या ये एपी है, हाँ एपी है। कैसे, इसका प्रथम पद तो है 15 और देखो दो क्रमागत पदों में अंतर हमेशा कितना हो रहा है 8 का हो रहा है और इसका सार्वंतर है 8। ठीक है, तो हम लिख देंगे हाँ एपी है, क्योंकि इसके हर 2 किलोमीटर के बीच में किराए का अंतर 8 रुपए है। ठीक है, तो ये एपी है, इसका प्रथम पद 15 रुपए है और सार्वंतर 8 रुपए का है। ठीक है, तो ये एपी है, प्रिज्म लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, ये पहले का पहला हो गया, अब पहले का दूसरा। दूसरा क्या बोल रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो पहले मान लो उसमें 1 इकाई क्यूब, क्योंकि आयतन है ना, तो हवा 1 इकाई क्यूब है, जितने भी मीटर क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब है। अब
प्रत्येक बार में, पहले बार 1 था, जैसे ही पंप मारा 1/4 भाग शेष का, ऐसे ही बोल रहा है ना कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो एक पहले 1 था, 1/4 भाग निकाला तो कितना बच गया? 3/4। फिर 3/4 का 1/4, तो 3/4 का कितना भाग बाहर निकाल दे रहा है? 1/4। तो फिर 3/4 का कितना भाग बढ़ जाएगा? 3/4। शेष हवा का, तो शेष तो इतनी थी, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9/16। फिर 9/16 का कितना भाग बाहर निकाल दे रहा है? 1/4, तो कितना बचेगा? 3/4। तो ये हो जाएगा 27/64। ये हर बार पंप करने पे ये हवा उसके अंदर बच रही है। ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो पहले 1 थी, लेकिन 1/4 बाहर निकाल दिया तो कितनी बच गई? 3/4। फिर 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है, तो फिर कितनी बचेगी? 3/4 का 3/4 भाग ही बचेगा, 1/4 तो फिर बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया 9/16। फिर 9/16 का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है, तो कितना बचेगा? 9/16 का 3/4, तो 9/16 का 3/4 कितना हो गया? 27/64। तो आप देखो ये एपी है किसी तरह। अब देखो इन दोनों में तो फर्क कितने का है? 3/4 और एक में -1/4 हो रहा है। ठीक है, दूसरे में से अगर पहला निकाले तो -1/4, लेकिन इन दोनों में 9/16 में से 3/4 निकाला तो 16 लघुत्तम 9 -4 12 -3/16। इन दोनों में 3/16 का फर्क, कटती जा रही है। और इसमें आगे 27/64 में से 9/16 निकाला तो 64 लघुत्तम आ गया, 27 -16 चौक 64, तो 9 चौक 36, 36, तो ये होगा आपका -9/64। तो देखो अंतर सेम है? नहीं है, तो यह एपी नहीं है। ठीक है, दूसरे में एपी नहीं है, पहले में एपी थी। ठीक है, समझ में आया? अब करते हैं तीसरा, पहले का तीसरा। तीसरा क्या बोल रहा है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, है ना, ये लागत की सूची बनानी है अपन को, है ना। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए। ठीक है, पहले मीटर पे तो 150 रुपए ले रहा है प्रथम मीटर। अगर 1 मीटर तक कुआं खोदता है, खोदने की लागत, कुआं खोदने की लागत 150 रुपए अगर 1 मीटर तक खोदता है, और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। और सूची किसकी बनानी है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। तो हर मीटर की खुदाई की नहीं, एक पूरा कुआं खोदने में लागत। अगर 1 मीटर का कुआं खोदना है तो 150 रुपए, अगर 2 मीटर का खोदना है तो प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। 150 था, अब 2 मीटर का अगर कुआं खोदना है आपको, 2 मीटर का, तो 50 रुपए बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 रुपए। फिर 3 मीटर अगर कुआं खोदना है तो कितना हो जाएगा? 250 रुपए। ऐसे 4 मीटर और कुआं खोदना है तो फिर कितना हो जाएगा? 300 रुपए। ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके पास क्या सूची बन गई? 150, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखो इसमें 150 और 200 में कितने का अंतर है? 50 का। 200 और 250 में कितने का अंतर है? 50 का। 250 और 300 में कितने का अंतर है? 50 का। तो दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर सेम है, तो प्रथम पद हो गया इसका 150 और सार्वअंतर हो गया 50। और ये क्या है? एपी है, ये समांतर श्रेणी है। समझ में आया सबको अच्छे से? ठीक है, अब करते हैं चौथा।
प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन है, पहले का चौथा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो प्रत्येक, मार्कर नहीं चलते हैं आज, ये तो पहले ही नहीं चल रहा है। ये क्वेश्चन और करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन करेंगे कल। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो देखो, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा दी जाती है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो ये मिश्र धन में क्या आता है? फर्स्ट वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन में क्या आता है? मूलधन प्लस ब्याज। सेकेंड वर्ष का मिश्र धन, और ये तो चक्रवृद्धि ब्याज तो आप छोटी क्लासों में पढ़ लेते हैं, आपको पता ही होना चाहिए क्या सूत्र रहेगा। तीसरे वर्ष का मिश्र धन, ऐसे ही चलता रहेगा। चौथे वर्ष का मिश्र धन, और सो ऑन चलता रहेगा। तो देखो, आपको मूलधन कितना दे रखा है? 10,000, और दर कितनी दे रखी है? दर है आपकी 8%। तो देखो, एक वर्ष में मिश्र धन कितना रहेगा? P इंटू 1 प्लस R बटे 100, और इसकी घात रहेगी 1। समय है ना, T रहता है, तो 1 ही आएगा पहला समय के लिए। P हो गया आपका 10,000 इंटू 1 प्लस R कितनी है? 8 बटे 100 की घात 1। तो 10,000 इंटू 108 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये हो गया 10,800। तो पहले वर्ष में तो मिश्र धन आपका कितना आ गया? 10,800, ठीक है, यहां तक। अब क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ष के लिए समय क्या हो जाएगा? ये तो पहले की बात हुई, तो समय अब कितना हो जाएगा? 2। समय कितना हो जाएगा? 2। तो अब 108 बटे 100 की घात कितनी हो जाएगी? 2। 108 बटे 100 बटे 108 बटे 100, तो 2 जीरो तो ये कटी थी, और 2 जीरो ये कट गई। और अब गुणा करना है 108 को 108 से। अब 108 को क्या करना है? 108 से गुणा करना है। 108 को 108 से गुणा करना है, तो 108 को 8 से गुणा करो, 8 2 64, 8 एकम 8, और 3 जीरो ऐसे की ऐसे, और ये 108 ऐसे की ऐसे। ये हो गया 4 6 6 6 6, और ये 4 1, 11,664। तो कितना आ गया? दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना आ गया? 11,664, ठीक है। अब करो तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तो तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा? घात 3 हो जाएगी, तो 10,000 इंटू 108 बटे 100 इंटू 108 बटे 100 इंटू 108 बटे 100, ठीक है। तो इतने का मान तो अभी अपन ने निकाल ही लिया था 2 बार जब घात थी, ठीक है। तो 2 बार घात थी, जब इतने का मान अपन ने कितना निकाला था? 11,664, 11,664। अब देखो, इसको करो 108 से और गुणा कर लो। तो 108 से गुणा किया तो 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 ची 48, 3 51, 5 हासिल, 8 ची 48, 5 53, 5 हासिल, 8 एकम 8 5 13, 1 हासिल, 8 एकम 8 1 9। फिर ये कितना? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ठीक है। फिर आपका आ गया 11,664। वैसे जोड़ लो इसको, 2 1 2 1 4 3 7 6 3 9 9 6 15 2 1 1 लाख, या आपका हो गया 12,59,712। और इसमें कितने का भाग दे लो? 100 का। तो 100 का भाग दिया तो ये हो गया 12,597 रुपए 12 पैसे। 12,597 रुपए 12 पैसे।
तो ऐसे ही आप देखोगे, इसमें चौथा पद भी ज्ञात करोगे तो देखोगे इन दोनों में जो फर्क है वो देखो पॉइंटों में नहीं है, इन दोनों में जो फर्क है वो पॉइंटों में है। तो दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं है, तो ये जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो उसका मिश्रधन समांतर श्रेणी में नहीं होता है, ठीक है, समान रूप से नहीं बढ़ता है, क्योंकि हर साल क्या होता है, हर अगले साल के लिए मूलधन चेंज होता रहता है। कैसे, जो एक साल पर पहले साल में है, पहले साल में आपका मूलधन क्या रहेगा, जो मूलधन आपने उधार दिया है या उधार लिया है वो रहेगा, लेकिन नेक्स्ट साल के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस जो एक साल का ब्याज है वो अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा, तभी तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने प्रश्नावली 5.1 का सोल्व कर लिया है, बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे कल। धन्यवाद, सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये कोई समांतर श्रेणी है तो उसका व्यापक रूप क्या होता है, A1 A2 A3 A4 ऐसे ही AN। तो इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, पहला पद आपका A हो गया, दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका, सार्वंतर जोड़ देंगे तो A प्लस D, तीसरा पद आपका क्या हो जाएगा A प्लस 2D क्योंकि D फिर से जुड़ना है, और चौथा पद क्या हो जाएगा A प्लस 3D क्योंकि 2D में फिर से D जुड़ गया। ऐसे ही आपका A लास्ट nवा पद क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। और समांतर श्रेणी के जितने भी पद हैं उनका योग Sn क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। तो ये आपका पूरा समांतर श्रेणी के बारे में बड़ी आसान प्रश्नावली है, पूरी आपको अच्छे से समझा दी जाएगी। धन्यवाद।